हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है। देखो, हमारा पहला पॉइंट दिया गया है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में। अब इसमें से पहला पॉइंट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में की गई। पहला अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर को हुआ था। और कहाँ पे की गई थी? मुंबई में की गई थी। और अगर पूछे मुंबई में कहाँ पे की गई तो बताएंगे हम लोग गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ पे? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। उसके बाद इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और उसका एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, यहाँ पे दिया नहीं गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे इसके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। व्योमेश चंद्र, W का मतलब व्योमेश और C का मतलब होता है चंद्र। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पे दिए गए महापुरुष, मतलब किसने दिया था और एक कथन, जैसे कि हु लिव इफ इंडिया डाइज, यदि भारत मर जाएगा तो कौन जिएगा, कौन बचेगा, है ना। तो हु लिव इफ इंडिया डाइज ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जो दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। उसके बाद एक यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट में नोट दिया गया है, इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। किसने किया था? अगर पूछ लिया जाए इंकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, तो बताएंगे हम लोग मोहम्मद इकबाल ने। अगर पूछ लिया जाए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तब बताएंगे हम लोग भगत सिंह ने। उसके बाद अगला पॉइंट है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो कहा था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगला कथन हमारा है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। उसके बाद दिल्ली चलो या फिर जय हिंद, इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगर पूछ लिया जाए दिल्ली चलो का नारा या दिल्ली चलो कथन किसने कहा, तो बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने। या फिर पूछ लिया जाए जय हिंद, तब भी बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कहा था श्यामलाल गुप्त ने। किसने? श्यामलाल गुप्त ने। उसके बाद अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन का विजन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हे राम, महात्मा गांधी और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद अगला है जनगण मन, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और महासचिव अगर पूछा जाए कि प्रथम महासचिव कौन थे, तब बताएंगे हम लोग A.O. ह्यूम थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन कार्यकाल 1884 से 18 ईस्वी था। अब देखो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि कौन से वायसराय के शासनकाल में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो बताएंगे हम लोग लॉर्ड डफरिन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और कब हुई थी? 1885 में हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्या है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये किसने कहा था कांग्रेस को? लॉर्ड डफरिन ने। उसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ।
इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दूसरा अधिवेशन 1866 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के चुने गए थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे हम लोग बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बताएंगे हम लोग तीसरे अधिवेशन की। कौन से अधिवेशन की? तीसरे अधिवेशन की। उसके बाद अगला है कि जो तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बताएंगे हम लोग मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग। अब अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले था। या फिर कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, यूरोपीय की जगह पर न देकर पूछ लेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो बताएंगे हम लोग जॉर्ज यूले या फिर जॉर्ज यूल था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ पे की गई? लंदन में की गई। और किसने की? किसकी अध्यक्षता में? विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में और 1889 में। उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। किसने किया? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कहाँ पे हुआ था? तो बताएंगे हम लोग लखनऊ अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। उसके बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लखनऊ पैक्ट के नाम से या फिर कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखो है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। और पूछ लिया जाए कब कहा था? 1916 में, और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1980 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉर्ड विलिंगटन जो था वो कांग्रेस के जब अधिवेशन में भाग लिया था तो वो कहाँ का गवर्नर था उतने टाइम? तो बताएंगे बम्बई का गवर्नर था। और कौन से अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था? तो बताएंगे हम लोग कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया? 30वां अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया और 1915 में। उसके बाद महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से अधिवेशन के? 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अब देखो यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब बताएंगे हम लोग एनी बेसेंट को। किसे बताएंगे? एनी बेसेंट को बताएंगे।
अगर पूछा जाए प्रथम महिला, अगर पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बताएंगे सरोजिनी नायडू को। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बताएंगे हम लोग 40वें अधिवेशन की। कौन से अधिवेशन की, 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये 40वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था। और 1925 में, कब हुआ, 1925 में कानपुर में हुआ था। उसके बाद इनके बारे में देखो एक पॉइंट और है, ये देखो सन नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाएगा सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। उसके बाद वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन थे, JB कृपलानी थे। अब देखो यहाँ पे जो अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। इनके बारे में ये पॉइंट नोट करना है कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे, सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे जो है अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रगान हमारा है तो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो बताएंगे हम लोग 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया, 1911 में गाया गया। और कब, कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। तो राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है, उसका सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ पे हुआ था, तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था और भारत विधाता शीर्षक के नाम से। और अगला पॉइंट हमारा है, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया था। किस नाम से, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया राष्ट्रीय गान का जो अंग्रेजी अनुवाद था। और कब प्रकाशित किया गया, 1919 में। अगर पूछ लिया जाए पेपर में क्वेश्चन आप लोगों से कि राष्ट्रीय गान का जो अंग्रेजी अनुवाद था वह कब प्रकाशित किया गया, तो वर्ष 1919 में। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से। उसके बाद वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो बताएंगे हम लोग कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। और पूछ लिया जाए कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो बताएंगे 1907 में। उसके बाद कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। ये नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। उसके बाद उग्रवादी विचारधारा या फिर पूछ लिया जाए गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे, तो बताएंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। उसके बाद तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। अब देखो ये कथन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, ये किसने कहा था, तो बताएंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लाला लाजपत राय का नाम दे दिया जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का नाम दे दिया जाएगा और बिपिन चंद्रपाल का नाम दिया जाएगा। उसके बाद एक दूसरा कोई नाम इनसे मिलता जुलता दिया जाएगा। फिर पूछेगा लाल बाल पाल में इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, इनको ही लाल बाल पाल के नाम से संबोधित किया जाता है। उसके बाद लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन रत्न को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय ने किनको गुरु माना अपना, जो इटली के राष्ट्रपिता थे मैजनी, कौन थे, मैजनी को अपना गुरु माना लाला लाजपत राय ने। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है।
किसके रूप में? भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। सर वैलेंटाइन फिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। अब देखो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो बताएंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति के जनक किसने कहा था, तो बताएंगे हम लोग सर वैलेंटाइन फिरोल ने। किसने? सर वैलेंटाइन फिरोल ने। उसके बाद तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपत पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। अब देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शिवाजी महोत्सव तथा गणपत पर्व या फिर गणपत महोत्सव किसने चालू किया था, तो बताएंगे हम लोग तिलक ने चालू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और कहाँ पे चालू किया था? महाराष्ट्र में। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। अब देखो यहाँ पे जो 1 अगस्त 1920 को किनकी मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की मौत हुई थी। और इसी टाइम जो है एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, 1920 में, अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन चालू किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है, अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। कब की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन, मतलब बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए और घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को कि बंगाल के 2 टुकड़े होंगे। उसके बाद इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। और देखो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है राखी दिवस किस वजह से मनाया गया था, तो बताएंगे हम लोग बंगाल विभाजन के दौरान। किसके दौरान? जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विरोध में राखी दिवस मनाया गया था संपूर्ण बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया था। कब किया गया? 1905 में। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। क्या था? स्वदेशी आंदोलन का जो तत्कालिक कारण क्या था? बंगाल विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि जो स्वदेश बांधव समिति थी उसकी स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग अश्विनी कुमार दत्त ने। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। कौन सा गीत शीर्षक बना था, तो बताएंगे हम लोग वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा गीत जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना, तो क्या बताएंगे हम लोग? वंदे मातरम। उसके बाद अगला पॉइंट है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन से ब्रिटिश पत्रकार थे जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, तो बताएंगे हम लोग पत्रकार H.W. नेविल्सन। कौन थे? H.W. नेविल्सन। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखो सन तो नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इसकी स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे अविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भाई के साथ मिलकर, गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बताएंगे हम लोग दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। या फिर पूछ लिया जाए कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है, तब भी बताएंगे दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिम्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो ब्रिटिश संसद में
चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताएंगे हम लोग दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और कब चुने गए थे? 1892 में। उसके बाद दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गोफ्तार, रफ्त मिलना कहीं पे मिलेगा लिखा, कहीं पे मिलेगा रफ्त गोतार, तो कन्फ्यूज नहीं होना, चाहे रफ्त मिल जाए या फिर रफ्त मिल जाए। तो रफ्त गोतार की शुरुआत 1851 की थी। अब देखो सन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कई बार पूछा गया है, जो रफ्त गोतार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कराची में हुआ। और 1908 में कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अब अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना लंदन में किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग सैयद अमीर अली ने। किसने? सैयद अमीर अली ने 1908 में। उसके बाद वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव। 1905 में किसको? लॉर्ड कर्जन के स्थान पर किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड मिंटो को। उसके बाद भारत का सचिव किसे नियुक्त किया गया? जॉन मार्ले को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। अब सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि जो मार्ले मिंटो सुधार था वो मतलब कब आया था वो अधिनियम? तो बताएंगे 1909 में। कब आया था? 1909 में। या फिर पूछ लिया जाए मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 में। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट दिया गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अब देखो ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो बताएंगे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। या फिर मार्ले मिंटो अगर ना मिले आप लोगों को, केवल ये मिल जाए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो भी हम लोग यही सही करेंगे। या फिर अगर केवल मिल जाए मार्ले मिंटो सुधार, तो भी यही ऑप्शन करेक्ट करेंगे। उसके बाद गांधी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। क्या कहा था गांधी ने? गांधी ने कहा था कि जो मार्ले मिंटो सुधार है ने हमारा सर्वनाश कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। कब से कब तक का? 1916 से 1922 तक का जो काल था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का मतैक्य काल कहा गया। उसके बाद अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब देखो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? देखो यहाँ पे केवल या फिर तिलक मिलेगा या फिर मिलेगा एनी बेसेंट ने की थी। इन दोनों लोगों ने अलग अलग जगह पे होम रूल लीग की स्थापना की थी। और कब की थी? 1916 में। कब की थी? 1916 में। उसके बाद एनी बेसेंट ने, यहाँ पे देखो केवल बेसेंट दिया गया है, बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की स्थापना किसने की, या फिर कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया का संपादन किसने किया? तो बताएंगे हम लोग एनी बेसेंट ने। उसके बाद मराठा और केसरी जो पत्र थे इनको किसने, इनकी शुरुआत किसने की? तो बताएंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद अगला है तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा अध्यक्ष थे और सचिव जो थे वो थे एनसी केलकर। उसके बाद एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुणडेल थे। कौन थे सचिव? जॉर्ज अरुणडेल थे। उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो है
करमचंद गांधी या फिर गांधी का जन्म कब हुआ था? तो बताएंगे हम लोग 2 अक्टूबर, तो सबको मालूम होता है, लेकिन सन पूछता है इसमें से कि 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 1869 को, गुजरात के पोरबंदर में। उसके बाद महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। कितने वर्ष में? 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह कर दिया गया इनका। उसके बाद करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम कबा गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी इनका नाम था, इनके पिता का, और उनका उपनाम एक और भी क्या था? कबा गांधी था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? गांधी जी ने। कहाँ पे की? दक्षिण अफ्रीका में की थी। और कब की? 1894 में। उसके बाद अगला पॉइंट है, अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉल स्टाय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में स्थापना की थी टॉल स्टाय फार्म की, और वहीं रहने लगे थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया गया। अब देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिनिक्स फार्म की स्थापना कब की थी गांधी जी ने? बताएंगे 1904 में। और कहाँ की थी? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। किससे कहा था? लुई फिशर से कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है गांधी जी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो बताएंगे 1893 में। कब गए थे? 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। और किस लिए गए थे? गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, उसी का मुकदमा लड़ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। सर्वप्रथम भाग कब लिया था? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1915 में। और कहाँ पे? अहमदाबाद में। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए आप लोगों से कि जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह फार्म की स्थापना या सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी? तो बताएंगे हम लोग सत्याग्रह की जो है स्थापना की 1915 में। और कहाँ पे? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। क्या है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। जो एक कथन दिया गया है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, पूछेगा यह कथन किसने कहा था? तो बताएंगे महात्मा गांधी ने। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थॉरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। किसने किसने? थॉरो और रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया गांधीवादी विचारधारा को। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पेपर पूछा गया है, गांधी जी ने थॉरो से सवर्ण और करबंदी की प्रेरणा पाई। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी? तो बताएंगे हम लोग थॉरो से ली थी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। किसने कहा था? हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। यह कथन कहा था गांधी जी ने। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। अब देखो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि चंपारण आंदोलन कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ। उसके बाद गांधी जी ने
अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब की थी, तो बताएंगे 1917 में। उसके बाद जो अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह, इसकी शुरुआत कब की थी, 1918 में की थी गांधी जी ने। उसके बाद अगला पॉइंट है, चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अहमदाबाद का आंदोलन किसने किया था, तो बताएंगे हम लोग मजदूरों ने किया था। उसके बाद एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा की उपाधि किसने दी महात्मा गांधी को, तो बताएंगे हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक कौन थी? सुशीला नैयर। उसके बाद नोआखली काल में प्यारेलाल जो थे, प्यारेलाल कौन थे? गांधी जी के सचिव थे। उसके बाद चार्ल्स एंड्रूज या फिर दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। अगला पॉइंट है, एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फार्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉ फार्म की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी। कहाँ पर की थी? जोहान्सबर्ग में की थी। कब की थी? 1903 में की थी। और कब तक वहाँ रहे थे? 1910 तक। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। उसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इनको चंपारण का आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये नोट कर लीजिए, राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया था चंपारण आने का। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, यहाँ पे इन्होंने समाप्त किया था तिनकठिया प्रणाली को। किसको? तिनकठिया प्रणाली जो थी उसको समाप्त किया था यहीं पे चंपारण सत्याग्रह में। अब तिनकठिया प्रणाली क्या थी? इसमें से ये होता था जैसे कि किसी के पास 20 पार्ट हैं भूमि के, जमीन के, जैसे कि 20 भाग हैं, उसमें से 3 भाग में सभी को मतलब अनिवार्य था कि 3 भाग में नील की खेती करना होता था। तो नील खेती जिस पार्ट में की जाती थी उसमें क्या होता था कि जो अंग्रेज थे उनको तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था, वो उसका व्यापार करते थे, लेकिन जो है किसानों की ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो तिनकठिया प्रणाली जो है इसे चंपारण सत्याग्रह के दौरान ख़त्म की गई थी। उसके बाद फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन पूछ लिया कि यूपी किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। और कब हुई थी? 1918 में हुई थी। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अवध किसान सभा का गठन किसके प्रयासों से हुआ? बाबा रामचंद्र के प्रयासों से। कहाँ पे हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? 1920 में हुआ था। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे हम लोग 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और सचिव कौन थे? महासचिव इसके थे एनजी रंगा। और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम कर दिया गया बाद में अखिल भारतीय किसान सभा। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब देखो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि तिभागा आंदोलन प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो बताएंगे हम लोग बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। और किसने प्रारंभ किया?
तो प्रांतीय किसान सभा द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतीय किसान सभा द्वारा। और कब हुआ था तेभागा आंदोलन? 1946 में हुआ था। उसके बाद वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत के प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ कौन था, तो बताएंगे हम लोग मद्रास मजदूर संघ। उसके बाद अगला पॉइंट है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? ये काफ़ी महात्मा गांधी वाले तो सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की, बताएंगे महात्मा गांधी ने की। कब की? 1918 में। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? एम.एन. जोशी ने की। कब की? तो 31 अक्टूबर 1920 को की। और कहाँ की थी? बम्बई में की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना? व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी जो थी बोल्शेविक, उसके द्वारा की गई थी वर्ष 1919 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी? रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी एम.एन. राय ने। कब की थी? 1940 में की थी। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। अब पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो बताएंगे हम लोग मार्च 1919 में। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जो है बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया, तो बताएंगे हम लोग रॉलेट एक्ट को। और कब पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1919 में। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे है लॉर्ड चेमफोर्ड के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तो बताएंगे हम लोग लॉर्ड चेमफोर्ड के शासनकाल में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो जलियांवाला कांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। और इसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिली थी, तो उन्होंने क्या किया था, इसको वापस कर दिया था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरनारायण नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। और जो शंकरनारायण नारायण थे, उनको जो वायसराय की उपाधि थी उसको उन्होंने क्या किया था, त्याग दिया था। और उसके बाद जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रिटानिक दारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। किसने कहा था? ब्रिटेन के जो अखबार थे और ब्रिटानी जो लॉर्ड सभा थी, उसने क्या कहा था, इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा था। किसको? जनरल डायर को। उसके बाद सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। किसकी उपाधि? मान की तलवार की उपाधि दी जनरल डायर को। उसके बाद अगला पॉइंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। अब देखो यहाँ पे जो माइकल ओडायर जो थे, 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में घटना हुई थी,
जलियांवाला बाग कांड की, तो इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इनको मारने के लिए उधम सिंह कहाँ पे गए थे? लंदन गए थे। लंदन में इनकी हत्या की थी कैंगस्टन हॉल में। कहाँ पे? कैंगस्टन हॉल में 1940 में इनको गोली मार दी थी और उसके बाद ही इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी? निवारक हत्या की संज्ञा दी थी मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड ने। उसके बाद दीनबंधु सी.एफ. एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। किसने कहा था? सी.एफ. एंड्रूज जो थे। और देखो ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो दीनबंधु किसे कहा जाता है, तो बताएंगे हम लोग सी.एफ. एंड्रूज को। तो सी.एफ. एंड्रूज ने क्या कहा था? ये जो हत्याकांड हुआ है जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। यह कथन किसका है? सी.एफ. एंड्रूज का। उसके बाद खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय मुख्तः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। अब देखो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जो खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो शौकत अली मोहम्मद अली ने, या फिर कभी कभी केवल ये ऑप्शन मिलेगा कि अली बंधुओं ने प्रारंभ किया। और जो खिलाफत कमेटी थी, जो खिलाफत आंदोलन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1919 को। और कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किसने त्याग दी थी? हकीम अजमल खां ने हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब ये राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन? सितंबर 1919 में। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सी.आर. दास ने विरोध किया था। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, तो बताएंगे हम लोग कलकत्ता अधिवेशन में। और एक कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव सी.आर. दास ने ही प्रस्तावित किया था। अब क्या था? कलकत्ता अधिवेशन में सी.आर. दास ने क्या किया? अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सी.आर. दास ने विरोध किया था इसी प्रस्ताव का। और इन्होंने जब नागपुर अधिवेशन 1920 में क्या किया, इन्हीं ने सी.आर. दास ने इसको प्रस्तावित कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। इन सभी लोगों ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। कितने वर्ष के भीतर? 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। उसके बाद अगला पॉइंट है जिस समय गांधी जी भारत आए 1915, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार उन्हें कैसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। अब देखो क्या किया था इन्होंने 1915 में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने क्या किया था? जो यहाँ से जो अंग्रेज जो यहाँ से लड़ रहे थे ना उतने समय, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे भारत में, तो गांधी जो थे तो काफ़ी सिपाहियों को भर्ती करवाया था युद्ध लड़ने के लिए। तो अंग्रेज जो थे इनको किसकी उपाधि दी थी? कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, प्रसन्न होकर इनसे। और इन्होंने फिर जब क्या हुआ था, जलियांवाला बाग जब कांड हुआ, तब इन्होंने क्या किया, ये जो कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि थी इसको क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी।
चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत बार पूछा गया कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो बताएंगे हम लोग 4 फरवरी 1922। पहले 5 फरवरी लिखा मिलता था कहीं कहीं पे क्या जाता था 5 फरवरी था, लेकिन अब इसकी डेट मान ली गई है 4 फरवरी। तो 5 फरवरी नहीं करेक्ट करना है, 4 फरवरी इसको सही बताना है। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो असहयोग आंदोलन था वो क्यों रद्द कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया, तो बताएंगे हम लोग चौरी चौरा कांड की वजह से। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। कब निर्णय लिया गया? जो बैठक हुई थी बारदोली में 1922 में 12 फरवरी को, उसमें असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकीय निष्ठुर बर्बादी कहा था। किसने कहा था? टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? जो वस्त्र जलाए जा रहे थे तो कहा था अविवेकीय निष्ठुर बर्बादी है यह। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 के 22 के दौरान जो चला जाए, असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाएगा, स्थापित हुए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? बनारस में हुई थी 1921 में। उसके बाद गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना कहाँ पे हुई? अलीगढ़ में हुई थी 1920 में। और उसके बाद जो जामिया मिलिया इस्लामिया है ये कहाँ पे चला गया? दिल्ली में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है CR दास, इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब को पेपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। और कब की थी? तो 1923 में की थी। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। सीधे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे हम लोग अध्यक्ष जो थे वो थे CR दास और महासचिव कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद अगला पॉइंट है वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्या थी? स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी विट्ठल भाई पटेल। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव या फिर केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताएंगे हम लोग विट्ठल भाई पटेल को। उसके बाद चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। एक बार फिर से देखते हैं पॉइंट। चित्तरंजन दास जो थे इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड के केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे कि पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि अलीपुर बम कांड से कौन संबंधित है, तो बताएंगे हम लोग अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष का संबंध है अलीपुर बम कांड से। उसके बाद अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाने के लिए किसने मुकदमा लड़ा था, तो बताएंगे हम लोग चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। अब देखो ये कथन दे दिया जाएगा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये किसने कहा था, तो बताएंगे हम लोग चित्तरंजन दास ने। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। कब की? 16 दिसंबर 1922 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार कर दिया गया था। अब अगर पूछ ले जाए आप लोगों से
कि जो है श्वेत कमीशन किसे कहा गया है, तो बताएंगे हम लोग साइमन कमीशन को, इसको या फिर साइमन आयोग को। और इसमें कितने सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो है विरोध करने की वजह क्या थी, तो बताएंगे हम लोग इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। उसके बाद साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहने वाले क्लीमेंट एटली इस कमीशन के श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जब भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताएंगे हम लोग क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। उसके बाद लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी इसी दौरान। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, तो बताएंगे हम लोग साइमन कमीशन के विरोध में। उसके बाद साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, बताएंगे हम लोग 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज के दर्जा की बात कही थी। किसकी बात कही थी? डोमिनियन स्टेट की बात कही थी नेहरू रिपोर्ट ने। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। किसका? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किया था? 1928 में किया था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे। 1921 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने, लेकिन चुने गए थे CR दास। उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस तथा प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने कब यह निर्णय लिया था? 2 जनवरी 1930 को, कि जो 26 जनवरी 1930 का दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। कब शुरू किया था दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। कितने साथियों के साथ? 80 चुने साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। कहीं कहीं पे 79 मिल जाता है, तो जो ऑप्शन में मिले, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो 79 मिले या 80 मिले, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग उसको देख लेना। उसके बाद 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ किया। अब देखो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो बताएंगे 6 अप्रैल 1930 को। और किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो नमक कानून भंग करके। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो है गांधी जी ने कितने दिनों तक यात्रा की थी, तो बताएंगे हम लोग 24 दिनों तक। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक। अगला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। क्या किया था? नेपोलियन जो था उसने भी क्या किया था? जैसे कि दांडी मार्च इन्होंने निकाला था, वैसे नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस तक मार्च निकाला था, तो उसी की तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की। किससे तुलना की थी? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च की। उसके बाद तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदरण्यम तक की नमक यात्रा की। किसने की थी? श्री राजगोपालाचारी ने। कहाँ से कहाँ तक? त्रिचिनापल्ली से वेदरण्यम तक। और ये कहाँ पे स्थान है? तमिलनाडु में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से
पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया। तो बताएंगे हम लोग 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी जेल भेजा गया था। तो बताएंगे हम लोग यरवदा जेल। कौन जेल? यरवदा जेल भेजा गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। अब क्या होता है, जब 5 मई को गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है तो उसका नेतृत्व तो किसने किया था। तो बताएंगे हम लोग अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जब की भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। अब क्या होता है कि अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद इसका नेतृत्व किया था श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। उसके बाद देखो अगला पॉइंट है, इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? अमेरिकी पत्रकार थे। इस घटना का जो है व्याख्यान किसने किया था? वेब मिलर ने। उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन स्थापित किया गया। अब अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खां ने। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किसने गोली चलाने से इनकार किया था? गढ़वाल रेजिमेंट। और जिसका नेतृत्व किसने किया था? चंद्र सिंह गढ़वाली ने। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हैपो जदो नांग तथा उनके पश्चात नागा जनजाति की महिला गर्डनलिव ने किया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मणिपुर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बताएंगे हम लोग हैपो जदोनांग ने। किसने? हैपो जदोनांग ने। फिर उनके बाद किया था गर्डनलिव ने। किसने? गर्डनलिव ने। और कौन सी जनजाति संबंधित है? नागा जनजाति से यह महिला जो संबंधित थी। उसके बाद इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। किसको? इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो मणिपुर में उसका नेतृत्व किया, इसी आंदोलन को वहाँ पे जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं हटाने को निश्चय किया। क्या किया था? जो हरिजन लोग थे उनके उत्थान करने के लिए इन्होंने अपने को राजनीति से हटाने का निर्णय लिया था। उसके बाद सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। बताएंगे हम लोग गांधी जी ने। या फिर पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की, तो भी बताएंगे गांधी जी ने। और कब की थी? तो सितंबर 1932 में की थी। अगला पॉइंट है, गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा संज्ञा दी थी। किसको? इरविन और गांधी को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो बताएंगे हम लोग 5 मार्च 1931 को हुआ था। और अगला पॉइंट हमारा है, इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना कहा था। क्या कहा था? गांधी जी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। किसने? एलन कैंपबेल ने। उसके बाद 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अब देखो, पहली बार 10 जून को प्रकाशित हुई, उसके बाद 24 जून को प्रकाशित हुई। और कब प्रकाशित हुई थी? 1930 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों का आविष्कार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब बुलाया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 1930 में। कहाँ पे? लंदन में। कितने भारतीयों ने भाग लिया?
89 भारतीयों ने, लेकिन इसमें से कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद प्रथम गोल मैच सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। किसने किया था? एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। गोल मैच सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोल मैच सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो है महात्मा गांधी ने कौन से गोल मैच सम्मेलन में लिया था भाग, तो बताएंगे हम लोग दूसरे गोल मैच सम्मेलन में। किसने? कौन से सम्मेलन में? द्वितीय गोल मैच सम्मेलन में। और या फिर पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी के अलावा किसने किसने द्वितीय गोल मैच सम्मेलन में भाग लिया था, तो बताएंगे सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने। उसके बाद अगला पॉइंट है, गांधी जी एस.एस. राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कौन से जलपोत से गए थे? तो एस.एस. राजपुताना से। और कहाँ पर ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोल मैच सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोल मैच सम्मेलनों में भाग लिया था।